भारत का सबसे पहला जो उपग्रह छोड़ा गया था आर्यभट्ट, वो कब छोड़ा गया था? बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 को रियासिन कहते हैं। स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। मैं रहबर नवाज। आज के इस एपिसोड में हम मॉक टेस्ट 6 करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जून महीने के लास्ट वीक में यूपी SSSC वीडियो री एग्जामिनेशन कंडक्ट करने जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में लगातार एग्जाम 30 प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके सामने आ रहा है, अलग अलग जीएस पोर्शन का। और उसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए आज मॉक टेस्ट 6 हम लोग देखेंगे जो साइंस से रिलेटेड है और लगभग पेपर में फिक्स क्वेश्चन 4-5 आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। मॉक टेस्ट के अंदर अगर आपने जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शनों को भी देखेंगे और उस पे अगर रिसर्च करेंगे तो क्वेश्चन अगर 10 भी डिस्कस किए जा रहे हैं, 12 डिस्कस किए जा रहे हैं, तो 24-25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप बना सकते हैं उस ऑप्शन से। कई बार मॉक टेस्ट इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, बल्कि मॉक टेस्ट इसलिए सॉल्व करना चाहिए कि आप अपना टाइमिंग फिक्स कर सकें कि कितने ड्यूरेशन में मैंने किया तो कितने प्रश्न सही हुए, कितना इलिमिनेशन आप करते हैं तो इलिमिनेशन से आपको फायदा हो रहा है, साथ ही साथ वो कौन सा पोर्शन ऐसा था जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है और जहां सर्वाधिक प्रैक्टिस और मेहनत करने की आवश्यकता है। यही चीज बेहतर टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का अप्रोच आपके अंदर पैदा करती है। और अगर आपने मॉक टेस्ट सीरीज को अच्छे से हैंडल कर लिया तो एग्जामिनेशन का प्रेशर भी एग्जामिनेशन हॉल में आप झेल लेंगे और उस टैकल को पार कर जाएंगे। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस अनुसंधान के लिए दिया गया था? ऑप्शन ए है आपेक्षिकता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए, सी है तरंग द्वैत सिद्धांत के नियम के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, प्रश्न 2 है, भारत का सबसे पहला जो उपग्रह छोड़ा गया था आर्यभट्ट, वो कब छोड़ा गया था, किस ईयर में? बताइए। वो छोड़ा गया था 1975 में, इंदिरा गांधी का शासनकाल था। तब भारत का प्रथम उपग्रह जिसका नाम आर्यभट्ट था को इसरो ने रूसी अंतरिक्ष स्टेशन से छुड़वाया था। रूसी अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ा गया था आर्यभट्ट। उस वक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इसमें ईयर्स जो दिए हुए हैं, इसमें 2-3 ईयर्स काफी महत्वपूर्ण हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जिसको यहाँ पे चाहे तो आप रिवीजन कर सकते हैं। 1973 को जीएस के किस पोर्शन में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद किया जाता है? तो 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर आया था। प्रोजेक्ट टाइगर ये भी इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर। फिर 1978 की अगर बात करें तो 1978 में पॉलिटी के थ्रू 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था उसको उठा करके संवैधानिक अधिकार कर दिया गया। इसको आर्टिकल 31 से उठा करके आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार से कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार बन गया, संवैधानिक अधिकार बन गया। ठीक है, और 1977 में मोरारजी भाई देसाई की सरकार बनी थी। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? यानी ये चिकना हो ये सतह और सफेद हो, जो कि आपको अभी दिख रहा है। ये कैसा होता है? पहला है
ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, यानी जो सूरज का तापमान इस सतह पर पड़ेगा उसको वो अच्छी तरह से अवशोषित भी कर लेगा और अच्छी तरह से फिर बाहर छोड़ भी देगा। इसको क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन अच्छा अवशोषक और अच्छा परावर्तक। दूसरा है ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक। ताप की अच्छी अवशोषक, खराब परावर्तक। ताप की खराब अवशोषक और खराब परावर्तक। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक, क्योंकि व्हाइट सरफेस पे जैसे ही सूर्य का तापमान पड़ता है तो व्हाइट क्या करता है? रिफ्लेक्शन, वापस से तेजी से जो प्रकाश अधिग्रहित करता है, जो प्रकाश एब्जॉर्ब करना चाहिए उसको उतना एब्जॉर्ब ना करके वो तुरंत ही अंतरिक्ष में वापस भेज देता है। तो श्वेत और चिकनी सतह क्या होती है? ताप की खराब अवशोषक होती है और अच्छी परावर्तक होती है। निम्न में से किसमें संवहन होता है? ऑप्शन ए केवल ठोस और द्रवों में, केवल द्रवों और गैसों में, केवल गैसों और ठोसों में, ठोस, द्रव और गैस तीनों में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, केवल द्रवों और गैसों में। संवहन की जो क्रिया है द्रवों और गैसों से संबंधित है, ना कि ठोस से। ठोस चीजें चालन से गर्म होती हैं। चालन क्या होता है? क्षैतिज होता है। जैसे लोहे का एक टुकड़ा ले लें और इस साइड में इसको गर्म करें, किसी मोमबत्ती के कैंडल से गर्म करें अगर, तो यहां पे ये गर्म होके धीरे धीरे आगे इसके कण जो हैं गर्म होते चले जाएंगे। क्षैतिज जो उष्मा का स्थानांतरण होता है वो क्या कहलाता है? आपका चालन विधि से होता है। जबकि संवहन ऊर्ध्वाधर विधि से होता है, यानी अपलिफ्टमेंट की तरह होता है, ऊपर की तरफ होता है। यानी पहले नीचे की चीजें गर्म हो, फिर वो ऊपर के कणों को गर्म करें और ऐसे तेजी से नीचे से ऊपर गर्म होता रहे। तो ये द्रवों और ठोस की अवस्था में ही हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रयोग अधिक तापमान को नापने में किया जाता है, जो 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 200 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उष्मा का सुचालक यानी उष्मा को अवशोषित कर लेता है परंतु विद्युत का कुचालक यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती है और ये इलेक्ट्रिसिटी का विरोध करता है, यानी इसमें करंट नहीं लगता है। तो वो कौन सा होगा? सेलुलाइड, रबड़, एस्बेस्टस, अभ्रक। तो क्या होगा? रबड़। रबड़ क्यों? क्योंकि रबड़ उष्मा को अच्छी तरह से सुचालक होता है उष्मा का। अगर कुछ प्रश्न के उत्तर नहीं भी पता है तो आम सामाजिक स्थिति में मानव उस प्रश्न का उत्तर निकाल सकता है। आप देखेंगे जब भी आपके घर में मिठाई के डिब्बे आते होंगे तो रबर लगे होते होंगे और उस रबर को निकाल करके अगर फेंक दिया जाए कहीं बाहर, कुछ दिनों के उपरांत या एक ही दिन में उस पर लगातार तेज धूप पड़ती है तो वो उष्मा को इतना संकुचित कर लेता है, अपने पास इकट्ठा कर लेता है कि गलन होने लगती है और फिर चिपक जाती है रबड़ जमीन से या फिर किसी लकड़ी के टुकड़े पे वो रबड़ चपकी होती है। क्यों है? क्योंकि वो उष्मा को अवशोषित कर ले रहा है। लेकिन दूसरा उदाहरण, कोई रिंच हुआ, पेचकस हुआ, उस पे आपने रबड़ की लगी हुई मुठिया देखी होगी जिसको पकड़ के आप क्या करते हैं, कोई भी नट बोल्ट खोलते हैं तो आपको करंट नहीं लगता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, आम दिनचर्या से भी कुछ प्रश्न का उत्तर निकाला जा सकता है। निम्नलिखित में से किस बी विटामिन का नाम सही सुमेलित है? विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन बी3 को रियासिन कहते हैं, विटामिन बी7 को बायोटीन कहते हैं, विटामिन बी12 को साइनोकोबालामीन कहते हैं। बताइए। तो इसमें सभी सही सुमेलित हैं, सभी सही हैं। विटामिन पे एक अलग सीरीज लेकर के आऊंगा, उस पे पूरे विटामिन पे बात की जाएगी। कौन वसा में घुलनशील है, कौन जल में घुलनशील है, विटामिन क्या होते हैं, इसकी खोज किसने की थी।
अगला है किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है। अब लौह अयस्क की बात कर रहा है तो प्रारंभिक उत्तर ही प्रारंभिक जो जानकारी मिलती है वो ये जानकारी मिलती है हमें कि लौह अयस्क खुली अवस्था में न मिल करके लौह अयस्कों के रूप में प्राप्त होता है, खुली अवस्था में प्राप्त नहीं होता है। यानी अयस्क के माध्यम से ही लोहे को निकाला जा सकता है। और सर्वाधिक जिस अयस्क में लोहे की मात्रा होती है वो क्या है, ऑप्शन ए मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में क्या होता है, लोहा सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, हेमेटाइट में उससे कम। लोहे की जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। लोहे की जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की उपलब्धता होनी चाहिए, तब उसमें यह परिवर्तन होगा। लोहे की जंग लगने में होता क्या है, क्या लोहे का भार बढ़ जाता है या घट जाता है, यह भी एक प्रश्न है। कई बार आयोगों ने इस पे प्रश्न पूछा है। चलिए आज ये होमवर्क आपको देता हूं, आप सर्च करिएगा लोहे पे जंग लगने से लोहे के भार में क्या परिवर्तन आता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या बढ़ जाता है या फिर घटता है, ये जरा पता करिए आप। अगला प्रश्न है किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4, मीथेन CH4। किसकी वजह से होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अगर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है तो वहां अम्लीय वर्षा, एसिड रेन होने की संभावना देखी जा सकती है। और एसिड रेन की वजह से त्वचा रोग हो सकता है, संगमरमर की बनी हुई इमारतों में क्षरण हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए कौन से वैज्ञानिक प्रसिद्ध हैं, तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट। डॉक्टर केसी मेहता को काले रस्ट रोग का पता लगाने के लिए जाना जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल भाग लेता है। यानी हम जानते हैं कि जीव जंतु डायरेक्ट नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए कुछ शैवाल होते हैं जो इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं और फिर हम इसका ग्रहण कर पाते हैं। और ये एनाबीना और नॉस्टॉक जैसे शैवाल हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहयोग करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में उतना ही। उम्मीद है आपको ये टेस्ट सीरीज, ये मॉक टेस्ट काफी लाभदायक लग रहा होगा और एग्जामिनेशन में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। एक दो बार लगातार फास्ट मोड में करके आप इस वीडियो को पुनः देखने का प्रयास करें तो यहाँ से लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। और हमेशा लगातार संघर्ष करते रहिए क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा मोटो भी है एग्जाम 30 का। देखते रहें एग्जाम 30, अन्य अभ्यर्थियों तक भी पहुंचाते रहें। जय हिंद, थैंक्स अ लॉट।